पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल रहा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम एंड इंसेंटिव इन इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस टू टैकल दीज प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेसेस के अंदर फेस की गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंस की थी, रिसोर्सेज की थी और मार्केटिंग की थी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी। तो वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट स्कीम्स और कुछ असिस्टेंस निकाले। टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टेक्सचुअल सपोर्ट्स थ्रू डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड इंसेंटिव्स। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को निकाला। वो स्कीम्स क्या क्या थी, क्या क्या एजेंसीज थी। सबसे पहले हमारी आती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्टेब्लिश टू प्रमोट एड्स एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना। एंड इसके कोर फंक्शन क्या थे? सप्लाइज intelligence and imported machineries on easy price purchase and terms processor and distributes scarce raw material and assist in the exporting products। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुड्स को इंपोर्ट किया जाए कम प्राइस के ऊपर अंदर, और अच्छी चीज़ें परचेज़ की जाएँ जिससे अच्छे से काम हो और हमें मतलब रॉ मटेरियल की कमी ना पड़े और हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, मतलब कि हमारे देश में कम मंगवाए, हम बाहर ज़्यादा बेचें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन थे। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, DIS। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर अंडर अ सिंगल रूफ एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप को सिंगल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इसका कोर फंक्शन था आइडेंटिफाई करना एक सुटेबल बिजनेस स्कीम जो कि प्रिपेयर कर पाए फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स और अरेंज कर पाए क्रेडिट फैसिलिटीज़ और लोकल असिस्टेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टारगेटेड गवर्नमेंट इंसेंटिव बिजनेस सेटअप इन ए रूरल और बैकवर्ड एरिया सर्विसेज स्पेसिफिक पेयर्स। सबसे पहला आता है हमारा लैंड एंड पावर एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट एट ए कंसिक्वेंटेड रेट एंड सप्लाईज ऑफ सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एलोकेट करना इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्लॉट्स वगैरह और जो भी कंसंट्रेटेड रेट्स एंड सप्लाई करना जो भी सब्सिडीज़ और इलेक्ट्रिसिटीज़ होते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। उसके बाद टैक्स हॉलीडेज, अजम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और सेल टैक्स फ्रॉम इनिशियली ऑपरेटिंग ईयर्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, इनिशियली ऑपरेटिंग ईयर्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करवाए गए कि जब तक आपकी जो स्मॉल बिजनेस है वो रन अच्छे तरीके से नहीं हो पाते। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिज़नेस आज हमने ओपन किया, आज अच्छा खासा पैसा लगाया तो भाई वो कल हमें प्रॉफिट देने लग जाएगा। नहीं, उसको कम से कम 3 साल एक बिज़नेस को लगते हैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की शुरुआत करने में। उसके बाद आता है ऑक्ट्रॉय अजम्पशंस मोस्ट स्टार्टअप्स वेव्स ऑफ एन ऑक्ट्रॉय, मतलब कि ड्यूटी ऑन एंट्री ऑफ गुड्स। मतलब कि जो भी ड्यूटीज़ पे की जाती है जब एंट्री की जाती है गुड्स की, तो उसके ऊपर अजम्पशन की गई, वो नहीं ली गई। इसके बाद हमारा आता है सबसे पहले व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो आज से कुछ साल पहले तो हमने नहीं सुना था, बट अब हम बहुत लोगों से सुनते आ रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, नए स्टार्टअप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज़ अ purposeful process of setting up one's own business enterprises. It involves identifying opportunity, mobilization resources and bearing the collective risk of an इनोवेटिव वेंचर्स। मतलब आपके दिमाग में जो भी नया आइडिया आया है, जो भी आपको मतलब ये लगता है कि हाँ ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, एक नया स्टार्टअप, एक इंसान अपने बिज़नेस को चला रहा है जिसके अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है, रिसोर्सेज देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है एक चीज़ को और नई नई इनोवेटिव चीज़ों को कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप अगर हम लगाएं कि आप
एक सिंगल इंसान बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है अपने खुद के आइडिया से, मतलब जो भी वो चाहता है, जो भी उसका मन है एक बिजनेस स्टार्ट करने का, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है तो वो बिजनेस के लिए, जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि अभी एक नया बिजनेस हुआ है, रेंट अ बॉयफ्रेंड। तो अब नए नए एंटरप्रेन्योर आ गए हैं, तो नए नए तरीके के बिजनेसेस हो रहे हैं, नए नए तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो नए नए स्टार्टअप आ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस, एंड एंटरप्राइजेस द आउटकम। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पर्सन जो उस बिज़नेस को चलाने की सोच रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो बिज़नेस को चलाने के लिए जो काम किया जाता है। एंटरप्राइजेस उसका आउटकम होता है कि भाई आपकी एंटरप्राइजेस बन गई है, चल रही है, दैट्स कॉल्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं द स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई। टू फ्लैगशिप इंसेंटिव एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इकोसिस्टम फॉर न्यूट्रिंग इनोवेशन एंड ड्यूरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको चलाया गया, जो कि लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और बिल्ड करने के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम, उसके लिए इसको चलाया गया। इसके अंदर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, circumstance an entity is concerned as startup if it is incorporated registered in India for not older than 10 years and its annual turnover has not exceed 100 crores in any financial year। देखो क्राइटेरिया क्या है इसका कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है कि जो स्टार्टअप है वो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर, इंडियन एक्ट के अंदर, बट वो 10 साल से पुराना ना हो, और उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं गया हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और कोर पिलर क्या है इसके, सिंप्लीफाइंग एंड हैंड होल्डिंग इजी कंप्लायंस फंडिंग सपोर्ट एंड टैक्स एजम्पशन फॉर 3 consecutive ईयर्स। इसका कोर पिलर क्या है कि भाई जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी हमने बात की थी कि उसके अंदर जब तक वो अच्छे से रन नहीं कर पाता है, मतलब मैंने बोला था 3 साल तक, तो वो 3 साल तक टैक्स से अजम रहेगा जब तक वो बिजनेस सही से नहीं चल पा रहा है। ठीक है। और 3 साल तक चाहे उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉस हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, बट वो टैक्स में नहीं आएगा, क्योंकि 3 साल तक आपको जितना भी पैसा आपके पास उस बिज़नेस से आ रहा है उतना ही पैसा आपको वापस उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो। 3 साल तक कोई भी पैसा नहीं निकालना चाहिए एक बिज़नेस के अंदर। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि उनको प्रॉफिट लगता है कि भाई हाँ प्रॉफिट हो रहा है, और वो बिज़नेस से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मतलब डालना तो हमेशा ही चाहिए, बट जो फर्स्ट 3 ईयर होते हैं उसके अंदर से, बिजनेस के अंदर से कोई भी पैसा नहीं निकालना चाहिए। जितना भी पैसा बिजनेस दे रहा है वो सब उसके अंदर वापस डालते ही रहना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनको बोलते हैं IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन मेड inventions, literacy, works, design, symbols. Intellectual property right give a criteria and exclusive legal rights over their creation of design time frame for to prevent unauthorized exploitations। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉपीराइट, कि भाई ये मेरा है, मैंने बनाया है। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इस तरीके से कि भाई आपके जो काम है उसके लीगली राइट्स किसके पास हैं, जो आपने डिज़ाइन किया है। तो उस मतलब आपको कोई भी अनऑथोराइज एक्सप्लोटेशंस ना हो, मतलब कि जो जिसकी अथॉरिटी उस चीज़ के पास नहीं है, जो जिस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर आके क्लेम कर रहा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना फेस करना पड़े, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। ह्यूमन मेड है ये डिज़ाइन, जो है वो इंसानों ने किए हैं। इसके की टाइप्स ऑफ IPR, जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट्स grants exclusive right over an incentive and new products or process for a limited period, usually 20 years, provided satisfy mobility and no obligation and legal utility। जैसे मैंने बोला कि पेटेंट्स दिए जाते हैं कि भाई जैसे एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एन इंसेंटिव, जो कोई नया प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, उसके लिमिटेड पीरियड यूजुअली 20 साल होता है कि भाई इसके पेटेंट्स 20 साल तक आपके पास रहेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद भी आप उसके पेटेंट्स वापस रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉपीराइट, जिसके मैंने आपको बताया कि लीगल राइट ग्रांटेड टू
creators of literacy and dynamic musicals or आर्टिस्टिक वर्क एंड लोकल मूवीज़ म्यूज़िक सॉफ्टवेयर जो भी लीगली जो भी चीज़ें ग्रांट की जाती हैं क्रिएटर्स को, जैसे कि भाई उसका ड्रामेटिक म्यूज़िक है, आर्टिस्टिक वर्क है। कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियोस पे भी आता होगा, जो यूट्यूबर है उनको पता होगा कि क्लेम आ जाता है। जो भी अगर आपने किसी का कोई चीज़ कॉपी की है, किसी का मतलब कोई कंटेंट कॉपी किया है, कुछ भी चीज़ कॉपी की है, उनका म्यूज़िक कॉपी किया है, उनका काम कॉपी किया है, जैसे उनकी जो ट्यून है वो कॉपी की है, तो अगर उन्होंने अपने कॉपीराइट क्लेम लगवा रखा है तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, यूट्यूब दे देता है। ठीक है, बुक्स, मूवीज़, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, इन सब पे कॉपीराइट क्लेम आता है। उसके बाद आता है जोग्राफिकल inventions, a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality of reputation due to that place and cars, जैसे कार्सलिंग टी एंड अल्फेंजो मैंगूज अल्फांजो मैंगोस, जैसे कि मतलब एक जैसे आप ये नहीं होता कि स्पेसिफिक हमने एक क्वालिटी हम दे रहे हैं वो आप नहीं दे सकते, एक स्पेसिफिक सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। जैसे गार्सलिंग टी का है, अल्फेंजो मैंगोस का है, वो क्वालिटी और रेपुटेशन जो आपका ओरिजिन है वो कोई और यूज़ ना करें, इस तरीके से भी क्लेम आते हैं। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क, एनी डिस्टिंक्टिव साइंस, वर्ड्स, लोगो, विजुअल सिंबल्स दैट डिफरेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन इंटरप्राइजेज फ्रॉम अनदर, जैसे एग्जांपल नाइकी एंड सुफीज। जैसे मतलब अलग अलग साइंस हैं, सिंबल्स हैं, लोगो हैं, वर्ड्स हैं, विजुअल सिंबल्स हैं, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं एक गुड्स को दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से। जैसे हमें पता होता है ना कि भाई नाइकी का सिंबल क्या है, राइट का सिंबल होता है, और एडिडास का क्या है, वो लाइनें होती हैं। तो मतलब जो भी सिंबल्स होते हैं तो वो सिंबल्स जो है वो हमें पता होते हैं, तो वो सिंबल्स और कोई यूज़ ना कर पाए तो वो ट्रेडमार्क हमारे होते हैं। ये भी लीगली रजिस्टर होते हैं, ये भी अगर कोई और यूज़ करता है तो उसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने कवर किया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से उन स्कीम्स को सपोर्ट करती है, और छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में हमने पहले ही जाना था कि स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशनल रील्स ही आपको मिलेंगी, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।